नमस्कार, द मीडिया रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग झुमरी तिलिया के गुरुद्वारा रोड में मौजूद हैं, जहां से विश्व प्रताप मालवा ने जेपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करा है, जिसमें इन्होंने 101 रैंक प्राप्त किया है। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे कुछ खास बातें करते हैं। विश्व प्रताप मालवा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक फॉर योर अचीवमेंट। और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, बताइए हम लोगों को आप अपना परिचय। मेरा नाम विश्व प्रताप मालवा है। मैं गुरुद्वारा रोड से हूँ, झुमरी से। मेरे पिताजी का नाम उदय शंकर सिंह है एंड माता का नाम अभिनंदन है। विश्व जी, आप बताइए सबसे पहले कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग्स है आपका? शुरुआत में नम थे हम, कोई फीलिंग विदाउट एनी फीलिंग। अभी खुश है, अच्छा लग रहा है काफ़ी अच्छा। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए। आपका फैमिली बैकग्राउंड, कौन लोग हैं, क्या करते हैं? मुख्य रूप से मैं एक व्यावसायिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। पिताजी का बिजनेस है, अंकल का बिजनेस है, माता गृहिणी है, हाउस वाइफ है। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, मेरी आंटी वाइफ हाउस वाइफ है। आपने अपना एजुकेशन जो पूरा करा है उसके बारे में आप बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने अपनी 10वीं में पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल से किया है, 12वां गिजली विद्यालय से, और मेरा ग्रेजुएशन हुआ इग्नू से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ। 10वीं की कक्षा जब आपने पास की तो वो किस ईयर में आपने पास करा है? 2009 2009 में। और 12th 11 में करा है आपने। आप जिस जगह पे रहते हैं ये एक व्यवसाय से भरा हुआ क्षेत्र है, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि आपको सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहिए, या आप कैसे मोटिवेट हुए कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त डेफिनेटली, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुख्यतः मैं घर पे ही रहता था। डिस्टेंस स्कूलिंग था ना मेरा, तो घर पे ही रहते थे। एंड उस समय क्या था, यूट्यूब नया नया आया था। यूट्यूब नया नया आया था तो आई यूज्ड टू सी वेरियस वीडियोज ऑफ वेरियस ब्यूरोक्रेट्स। उससे मेरा शुरुआत का मोटिवेशन वहाँ से आया। आपने जेपीएससी की जो तैयारी की वो आपने कहाँ से की? घर से ही रह के, रांची में रह के, घर से रह के, और भी कुछ खास नहीं। बात ऐसा है कि मैं 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, और मैं यूपीएससी की तैयारी 2015-16 से कर रहा था। तो मेरा 3-4 साल एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार हो गया फॉर सिविल सर्विसेज के लिए। तो जब ये 2020 में, आई थिंक 2020 का आखिरी में 21 की शुरुआत में इसका वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन आया था जेपीएससी का। तो आई थिंक इट वॉज नॉट समथिंग, कुछ हम स्पेशल की थे जेपीएससी के लिए। बस जो मेरा बैकग्राउंड था, जो मेरा बेस बना था बिकॉज यूपीएससी का प्रिपरेशन, आई थिंक इट वाज। अच्छा, आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई खुद से अपना तैयारी करके उससे पूछिए। आप अपना हॉबीज़ बताइए, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मूवीज़ देखना, खास करके हिंदी मूवीज़ देखना। एंड मुझे पहले हिंदी सिनेमा देखना काफ़ी पसंद है, पहले सिनेमा। प्रताप जी बताइए कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? परिवार को और खुद का आत्मविश्वास को। परिवार को, खुद का आत्मविश्वास को। एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे किसी न किसी प्रकार से वो कर लेना है। अचीव करना है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने जो अपनी ये तैयारी की उसके सोर्सेज क्या क्या रहे हैं आपके लिए? आपको मैंने अभी ये चीज़ कहा है कि मेरा बेस काफ़ी तैयार हो चुका था बिकॉज ऑफ यूपीएससी। मेरे पास काफ़ी सारी किताब, जो भी मेरा जो रेफरेंस बुक था मोस्टली वही था। उसके अलावा ऑनलाइन काफ़ी क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? आपने एग्जाम बहुत सारा क्वालिफाई करा है, मतलब आपने फेस करा है बहुत सारे एग्जाम, तो क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहा होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए अभी क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि दैट आई एम नॉट समवन जो कि फैक्ट्स के साथ वेरी अच्छे हैं, बहुत अच्छे फैक्ट्स हमको मोस्टली याद नहीं रहते। मेरा आई फोकस ऑन द, आप कह सकते हो व्हाट डू यू से, आप मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओवरऑल फिगर देता हूँ एज कम्पेयर टू कोई एक फैक्ट उठा के देखूँ और उसके बाद उसको याद करूँ। मैं रटने में विश्वास नहीं करता, मैं ओवरऑल को समझता हूँ। उसके बाद आई थिंक फैक्ट्स आई मैनेज आराम से। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैक्ट्स आई कैन इजीली मैनेज। आज के एग्जाम में वही होता है कि दे डू आस्क फैक्ट्स कहीं कहीं पे, लेकिन मोस्टली फोकस उन लोगों को कॉन्सेप्ट पे ही होता है। उस फैक्ट में भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो इसलिए ये बाकी सबको हम यही बात बोलेंगे जो भी तैयारी कर रहा है कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन द फैक्ट्स।
फैक्ट यू कैन मैनेज, कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट मैनेज। अभी के समय में पहले से भी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, तो अभी की जो डिफ़िकल्टीज़ है जो आपने भी अपनी पढ़ाई में फेस करा होगा, तो उसके लिए लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? देखो यार, बात ऐसा है कि तैयारी हमेशा से मुश्किल है, ओके। एंड आज का ये है कि अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई इसलिए हो गया है बिकॉज अपना पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम तुमको ये ध्यान में रखना होगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट तैयारी आसान हो गई है। आज किसी एक खास तबके का नॉलेज पे एक अधिकार नहीं है, हर एक कोई के पास इंफॉर्मेशन है, हर एक कोई के पास नॉलेज है इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट को सही से इस्तेमाल करो, पढ़ाई करो, यू कैन ईजिली मैनेज अगर सही से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। जैसा कि आपने बताया कि इंटरनेट का इस्तेमाल की वजह से पढ़ाई थोड़ा आसान भी हो गया है, तो डिजिटल एजुकेशन अभी के समय में बहुत बढ़ गया है पहले के मुताबिक, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि डिजिटल एजुकेशन करने के तहत कई सारे वीडियोस लोगों को उसमें मिलते हैं, तो उसमें वीडियोस का वो फाइंड आउट कैसे करेगा, आखिर वो उसको कैसे ढूंढेगा कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा? देखो क्या है, पहले डिजिटल एजुकेशन कहाँ से ढूंढोगे उससे पहले एक कहानी बताते हैं। एकलव्य की कहानी पता है आपको? बताइए। एकलव्य वाज फिगर फ्रॉम महाभारत जी। उसका ये था कि उसके पास टीचर नहीं था, है ना। तो वो क्या करता था कि द्रोणाचार्य उससे वो धनु विद्या सीखना चाहता था। तो द्रोणाचार्य को सिखाया नहीं बिकॉज वो एक अपर कास्ट को बिलोंग नहीं करता था। इसने क्या किया, तो उसने क्या किया कि उसने द्रोणाचार्य का एक मिट्टी का पुतला बनाया, उससे वो सीखना शुरू किया, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, द्रोणाचार्य उससे उसका अंगूठा ही मांग लिया बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई पैदा हो। वो एक बहुत अच्छा धनुर्धर था इसलिए उससे जी हाँ, ये ऐसा हुआ था। लेकिन आज के ज़माने में डिजिटल एजुकेशन की वजह से हमको एकदम नहीं लगता है कि आज कोई एकलव्य पैदा होगा, बिकॉज पहले भले द्रोणाचार्य का नॉलेज के ऊपर एक अधिकार था, तो इस वजह से क्या था कि द्रोणाचार्य बाकी सबको नहीं सिखाते थे, सिर्फ अपर कास्ट को सिखा रहे, किसी को सिखा रहे थे, है ना। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छा से करोगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, अपना जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो आप डेफिनेटली करोगे। अब साथ में ये है कि आपने कहा कि कहाँ से सर्च करें, तो देयर आर वेरियस यूट्यूब चैनल्स देयर, लाइक हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे बट कुछ एक यूट्यूब में काफ़ी अच्छा है, ओके। खास करके अगर इफ आई टू नेम समथिंग समवन, तो ऐसे हमको स्टडी स्मार्ट काफ़ी अच्छा लगता है, अन अकेडमी काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। आप बताएं कि आपने अपने एग्जाम्स के लिए स्पेशल सब्जेक्ट का चयन आपने कैसे किया? मेरा ऐसे जेपीएससी में ऐसा है कि कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं होता है। यूपीएससी में है ऑप्शनल, जेपीएससी में कोई ऑप्शनल नहीं है। तो आप, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कि आपको एक लैंग्वेज पेपर कंपलसरी होता है, इसमें कंपलसरी होता है। तो कहता है कि मुझे चैनल, तो आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट कि करे क्या। वेरियस ऑप्शंस दैट आई हैड। सबसे आसान हमको अंग्रेजी लग रहा था बिकॉज अंग्रेजी समथिंग जिसमें बहुत कंफर्टेबल है। तो एक दोस्त था मेरा, उसका चयन पिछले साल जेपीएससी में हुआ था, छठी जेपीएससी में, तो मैंने उससे कंसल्ट किया। उसने कहा देखो भाई, अंग्रेजी पेपर भले ही तुमको आसान लग रहा है लेकिन क्या है कि ये स्कोरिंग नहीं है, तो टेक समथिंग जो कि स्कोरिंग है। तो साथ में उसने ये भी सुझाव दिया कि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जैसे खोटा नागपुरी काफ़ी स्कोरिंग था, इस वजह से मैंने खोटा का चयन किया। अब ये बात अलग है कि आई थिंक मैं खोटा सबसे खराब पेपर लेता, बाकी सब पेपर में अच्छा लेता, लेकिन एक लालच के हिसाब से हम ले लिए थे कि स्कोरिंग पेपर है खोटा, भले हम नहीं लेते लेकिन सबसे खराब पेपर खोटा है। जैसा कि आपने बताया थोड़े समय पहले कि आप पहले से सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, आपने 12th भी सीबीएसई से करा और इंग्लिश का चयन न करते हुए आपने खोटा का पेपर अपने मित्र के बात करने पे किया और उसमें आपके कम मार्क्स। अभी तो नंबर आया नहीं, तो आई कांट से कि नंबर कम है कि ज़्यादा है, बट मेरा अनुमान मेरा यही है जैसा आपका सोच है उसके प्रति, जो आपने उसके प्रति तैयारियां की। हाँ जी। आपका स्टडी टाइम क्या रहा, कितने घंटे आप पढ़ते थे, क्या आपका शेड्यूल रहता था, जरा उसके बारे में? देखिए, स्टडी टाइम बहुत बार मिसकंसेप्शन है कि अगर आप 12 घंटा पढ़ोगे, 15 घंटा पढ़ोगे तो आप यूपीएससी निकालोगे या जेपीएससी निकालोगे। 6 घंटा 8 घंटा का पढ़ाई एक अच्छा तरीका से मोड़ किसी भी एग्जाम सीक्वेंस होनी चाहिए। 6 से 8 घंटा प्रॉपर तैयारी एवं प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ
ये मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो 6 घंटा 7 घंटा से ज़्यादा घंटा आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद आदमी, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड बट आई थिंक फाकी नहीं होता है 7 घंटे के बाद। जानना चाहेंगे आपसे कि लोग प्रीलिम्स तैयार करते हैं, मेंस के पेपर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या उसके लिए अलग अलग तरीके का तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है या एक ही टाइप के तैयारी से दोनों क्लियर हो जाता है? नो, आई बिलीव तैयारी आपका मेंस का ही होता है। आप मेंस की तैयारी कीजिए। आप पीटी का तैयारी, आपका पीटी का एग्जाम तो बस 1-1.5-2 महीना पहले ही होता है। अदरवाइज मेन तैयारी मेंस से होता है। ऐसे भी एग्ज़ाम ही ऐसा है कि आपका 1050 नंबर का एग्ज़ाम है, इसमें 950 नंबर डिपेंड ऑन मेंस का नंबर। तो तैयारी मेंस का ही होता है। आप पीटी में 200 में 200 स्कूल, 400 में 400 स्कूल, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। पीटी के तैयारी बस एग्जाम से 2 मिनट होना है। जानना चाहेंगे आपसे कि जेपीएससी का एग्ज़ाम अभी तक जो भी हुआ है उसके जो रिजल्ट अभी तक निकले हैं, पहले से ये बहुत विवादों में रहा है। कई इसके रिजल्ट या कई तरीके से ये आज भी न्यायालय में लंबित है। तो आपने जब एग्ज़ाम दिया, बहुत शॉर्ट टर्म में 10-11 महीने में आपका एग्ज़ाम हो करके रिजल्ट्स आ गया, तो क्या आपको भी इस तरीके का डर लग रहा था कि अभी दिया हुआ जो एग्ज़ाम है ये भी लंबित हो जाए या ऐसा कुछ? डेफिनेटली डर तो रहता है, खास करके जैसा अब तक का एग्जाम में हुआ डर तो था। बट एट द सेम टाइम इट इज़ समथिंग जिस पे मेरा कोई हाथ नहीं, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। आप उस पर सोच के अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। तो यू शुड फोकस ऑन जो कि इम्पोर्टेंट है, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो यार। एंड मेरे साथ अच्छा चीज़ ये था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एज वेल, है ना। तो और मेरे पास अच्छा बेस था, इस वजह से मैं बाकी सारे एग्जाम में काफ़ी अच्छे से क्लियर होता जा रहा था। तो आई हैड कॉन्फिडेंस कि अगर लेट से कि अगर ये एग्जाम लंबित भी होता है, जिन न्यायालय में भी जाता है, तो आई कैन मैनेज अदर थिंग्स ऑल्सो। मतलब आप पहले से प्रिपेयर थे कि अगर कुछ इस तरीके से होता है तो हम डेफिनेटली, बिकॉज उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते ज़्यादा सोच के या ज़्यादा उस पर एनर्जी अपने। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो इंटरव्यू फेस करा, इंटरव्यू कैसा था, कितने समय का था और कैसे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें? देखिए, बात ऐसा है कि अब तक मैंने यूपीएससी 3 इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। तो नाउ आई एम वेरी एक्सपर्ट इन इंटरव्यूज में। खास करके अभी मेरा आईबी में चयन भी हुआ तो उसमें भी इंटरव्यू ही था। तो उसका अब हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं इंटरव्यू में। इसमें मैंने स्मार्ट प्लान की जेपीएस के इंटरव्यू में कहता है कि मैं अनिता भट्टाचार्य बोलता हूँ। एंड कुछ एक ट्रिक ऐसा होता है इंटरव्यू में, जहाँ पे आप चाहो कि जो इंटरव्यू का बातचीत हो रहा है, इंटरव्यू हो क्या रहा है, बस बातचीत हो रहा है आपकी और इंटरव्यू के बीच में। तो बात करने को हज़ारों चीज़ें, लाखों चीज़ें निकलती हैं। तो अगर वो जो सामने बैठे हुए दे आर वेरी एक्सपर्ट, और वो अगर बात करना शुरू कर दिए, किसी और बात पे बात करें, तो बहुत पॉसिबल है कि वो आप संभाल नहीं पाओ। तो कोशिश करो कि बात उनसे ऐसा टॉपिक पे बात करवाओ जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल या। तो कुछ एक लाइक वो हमसे सबसे पहले ये अच्छा हुआ कि वो हमसे पूछ दी, अनिता भट्टाचार्य मैम ये थी कि बताओ तुम्हारा हॉबी क्या है। तो इसमें हम तैयार थे। अब इसमें हम क्या बोल दी, देखो यार देखिएगा, मेरा हॉबी है पैरेलल हिंदी सिनेमा देखना। तो पहले इट इज़ वेरी अनयूजुअल है। इट इज़ नॉट समथिंग कि आप कोई भी आप सिर्फ इंटरव्यू कि ये होता क्या है। अब इसके बाद में अगला 5-6 मिनट बात हुआ वो पैरेलल सिनेमा क्या है, कैसा है। तो मेरा 20 मिनट लगभग इंटरव्यू चला, विच इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट। बाकी सब मेंबर्स, बाकी सब कैंडिडेट के हिसाब से बाकी तो 5 मिनट 6 मिनट निकाल दे रहा था, मेरा 20 मिनट इंटरव्यू चला अच्छा से। तो 20 मिनट में 5-6 मिनट बात मेरा हो गया आई क्या बोलते हैं पैरेलल सिनेमा के बारे में, मेरे हॉबी के बारे में। तो उसके बाद एक और ट्रिक मैंने खेला, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड ट्रिक, बट मैंने एक और ट्रिक खेला कि मैंने बोल दिया कि मेरा चयन आईबी में एसीआई पोस्ट में। अब अगला 4-5 मिनट का बात मेरा आईबी के बारे में, एसीआई के बारे में। तो ये मेरे साथ अच्छा हो गया कि मैं जो बातचीत वहाँ पे कर रहा था वो अपने फील्ड में कर रहा था, अपने डोमेन में कर रहा था, जहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल था। जिसमें आप कंफर्टेबल थे आप उसी की तरफ मोटिवेशन, उसी तरफ तो हम कोशिश की कि इंटरव्यू उस तरफ मोड़ टर्न अप कराया। जानना चाहेंगे कि आगे के लिए आपकी क्या तैयारी है? कई सारी चीज़ें आपने अभी बताया, तो क्या जेपीएससी के एग्ज़ाम आपने जो क्वालिफाई करा है, क्या इसको भी आप लिव आउट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे? तो लिव आउट करना या निगेटिव होती है, आई विल नॉट से कि लिव आउट करेंगे। बट बात ऐसा है कि दुनिया में आज हर एक इंसान बेहतर अपॉर्चुनिटी है। Obviously, yes. दैट इज़ नॉट ओनली मी,
लाइक ऐसा थोड़ी है कि मुकेश अंबानी के पास पैसा आ गया तो जो देखनी भाई अब बहुत पैसा आ गया आराम कर। बात ये है कि हर एक कोई बेहतर करने की कोशिश करे, तो इफ आई गेट सम बेटर अपॉर्चुनिटी इन लाइफ तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट दैट, बट एट द सेम टाइम मेरा ओनली मोटो सीरियसली माय ओनली मोटो इज पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस हम जेपीएससी के थ्रू करें या किसी और मीन्स के थ्रू करें, मेन मोटो की बात है। विश्व जी, अभी आपको एक बहुत बड़ा दायित्व मिलने जा रहा है, आप उस दायित्व के लिए कितना तैयार हैं? सर बात ये है कि माय फेलियर, खास करके माय फेलियर्स हैव बीन वेरी एविडेंट यूपीएससी में फेल करना। माय फेलियर्स हैव टॉट मी अ लॉट एंड आई थिंक दे हैव मैच्योर्ड मी। तो आई बिलीव कि मेरे अंदर वो मैच्योरिटी आ गया मेरे फेलियर की वजह से। नाउ आप एक बात बताइए कि अभी आपके साथ कई सारे लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया, कुछ लोग छोटी छोटी कमियों की वजह से चूक गए, तो उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? इट इज़ जस्ट एग्जाम, याद रखो लाइफ इज़ मच मोर देन एग्जाम। अगर मेरा सिलेक्शन हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इम्पॉर्टेंट है तुम प्रोसेस पे ध्यान दो, तुम एक अच्छा इंसान बनो। आई थिंक इफ़ यू टेक केयर ऑफ दिस टू थिंग्स ना, बाकी सब चीज़ अपने आप अलाइन होने लगेगा। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड साथ में प्रोसेस पे ध्यान दो, पढ़ाई करो। अगर तुम सही से मेहनत कर रहे हो, बिलीव मी तुमको दुनिया कोई भी फोर्स तुमको सक्सेस करने से नहीं हो। विश्व प्रताप जी, हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जो आपको दायित्व मिल रहा है, इस दायित्व को आप बखूबी निभाएं। आने वाले समय में आप बहुत बेहतर करें, अपने माता पिता का, अपने शहर का, लोगों का नाम बहुत ऊंचाई तक लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जागे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.